बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल हुई है। मीर शकील रहमान जिसकी दरख्वास्त ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है और वो पिछले 3-4 माह से 12 मार्च को उनको गिरफ़्तार किया गया था और वो आज तक अरेस्ट हैं, उनको डिटेन किया हुआ है। उनको जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कैद में रखा हुआ है। चाहे वो कैद किसी तरीके की भी वो कैद नहीं है जो बाकी प्रिजनर्स को होती है। ये प्रिजन इनको वीवीआईपी दी गई है और ये हॉस्पिटल का एक कमरा है, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का, जहाँ पर मीर शकील रहमान को रखा गया है। लेकिन अब उसकी जो वीवीआईपी रिहाइश थी, जो एक कमरा उसको मिला हुआ था, उसके ख़िलाफ़ भी एक पिटीशन फ़ाइल हो गई है जिसके ऊपर समाअत हुई है और बड़ी दिलचस्प समाअत है। असद खरल जो कि सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये पिटीशन फ़ाइल की है। मैं पहले आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू हुई है उसमें एक दरख्वास्त गुजार वो असद खरल भी है और असद खरल की दरख्वास्त भी इंक्लूड की गई है उस रेफरेंस के अंदर। और असद खरल ने बताया था नैब को कि मीर शकील रहमान ने इस तरीके से ये चोरी और इस तरीके से ये डाका डाला है और वो कंप्लेनेंट भी हैं एक तरह से उस रेफरेंस के अंदर जो कि मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ फ़ाइल हुआ है। अब जो जस्टिस शहराम सरवर साहब की सरबराही में वो बेंच है जो आजकल नैब के केसेस को सुन रहा है, साथ उनके जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब हैं और उस केस के ऊपर समाअत हुई है। असद खरल ने ख़ुद जाकर अदालत में आर्गूमेंट्स किए, उनके वकला भी साथ थे और अदालत से ये इस्तदा की है और अदालत से ये गुजारिश की है कि मीर शकील रहमान वो एक इतना बड़ा मुजरिम है, इतना बड़ा वो मुल्ज़िम है, इतना बड़ा वो चोर है कि उसने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को अपने लिए इस्तेमाल किया है, मफादात उठाए हैं, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको अपने इशारों पर चलाया है और उसने पाकिस्तान के अरबों रुपए पाकिस्तान के ख़जाने में से चुराए हैं। वो किसी पब्लिक ऑफिस पर नहीं बैठा लेकिन उसने पब्लिक के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, पब्लिक के जो पैसा है उसको चुराया है और उसमें मुलव्वस रहा है और मुख्तलिफ़ सियासी लीडर्स के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ अदवार में हुकूमतों पर रहे हैं उनके ज़रिए उसने बेनिफिट्स लिए हैं और मीर शकील रहमान बेनिफिशरी है। और ये कहा गया है कि नैब ने मीर शकील रहमान को फ़ायदा पहुंचाया है, नैब ने मीर शकील रहमान के ऊपर शफ़क़त की है, नैब ने मीर शकील रहमान की फ़ैमिली के ख़िलाफ़ केस नहीं बनाया, हालांकि मीर शकील रहमान की फ़ैमिली भी बेनिफिशियल है। और ये जो 54 कनाल के जो प्लाट्स हैं उसमें कई प्लाट हैं जो उनकी फ़ैमिली मेम्बर्स के नाम पर हैं और उनको इस केस के अंदर नहीं रखा गया। तो एक तो मीर शकील रहमान की फ़ैमिली को इस केस के अंदर इंक्लूड किया जाए और दूसरा मीर शकील रहमान को जो वीवीआईपी रिहाइश दी गई है, जो जेल में उसको जेल की जगह उसको हॉस्पिटल में एक वीआईपी कमरा दिया गया है और वो वहाँ बैठकर अपने सारे मामलात को मैनेज कर रहा है और लोग वहाँ आते हैं जाते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जो चाहता है उसके इदारे के लोग, उसके जो मुख्तलिफ उसके मुलाजिम हैं जो उसने रखे हुए हैं बोलने के लिए लोग, वो सारे के सारे उससे मिलते जुलते रहते हैं और वो जो कंसेप्ट है कैद का वो ख़त्म हो गया है। और साथ असद खरल ने कहा कि इनका जो मीडिया चैनल है या जो मीडिया ग्रुप है वो कहता है कि इलीगल डिटेन किया हुआ है, हालांकि उसको लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज की है मेरिट के ऊपर और उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है और एक बार नहीं उसकी 2 बार दरख्वास्त खारिज हो चुकी है। उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि इलीगल डिटेंशन है। एक तो उसके जो गिरफ़्तारी है उसको ये गैर कानूनी हिरासत कहते हैं जो कि ये अदालतों के साथ अदालतों की तौहीन कर रहे हैं और दूसरा ये है कि नैब ने उनके ऊपर शफ़क़त करते हुए उनको एक लग्जरी लाइफ दी हुई है, एक लग्जरी इन्वायरमेंट दिया हुआ है। एक तो वो ख़त्म किया जाए और जेल से उसको शिफ्ट किया जाए, हॉस्पिटल से उसको शिफ्ट किया जाए जेल में। दूसरा मौक़िफ़ ये सामने आया है कि जो उसको कराची जाने के लिए 10 दिन की इजाज़त दी गई थी, पहले उसका भाई बीमार था, उसके बाद उसके भाई की डेथ हुई थी, तो 1 दिन का कोई होता है, 2 दिन का पे रोल होता है। ये जो उसको 10-10, 12-12 दिन के लिए, जब वो जुडिशल कस्टडी में था, जब वो जुडिशल रिमांड पर था, पहले जब उसका भाई बीमार था फिज़िकल रिमांड पर था, उसको 10 दिन के लिए जाने दिया गया। जब उसकी डेथ हो गई भाई की तो फिर वो जुडिशल रिमांड पर था, फिर मुलज़िम को जाने की इजाज़त दी गई। तो ये सरासर कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये आईन पाकिस्तान की ख़िलाफ़ वर्जी है और नैब ने अपने कावानीन की धज्जियाँ उड़ाई हैं और नैब मुलज़िम को फ़ायदा पहुँचा रही है और नैब ने केस भी कमज़ोर तैयार किया है और नैब जानबूझकर उसको लग्जरी इन्वायरमेंट दिया हुआ है, इसको ख़त्म किया जाए। अदालत ने असद करल से ये पूछा, उससे ये सवाल किया, इस्तफसार किया
कि आप पहले तो हमें ये बताएं कि आपने ये जो दरख्वास्त दी है ये किस कानून के तहत दी है, कौन सा कानून ऐसा है जो ये कहता है कि मुल्ज़िम अगर जेल में है, हॉस्पिटल में है, तो वहाँ से उसको जेल भेज दिया जाए। तो ये कहाँ से कानून आया है, आपने किस कानून के तहत दरख्वास्त दी है। अब कानून की बात ही, उस बेचारे सहाफ़ी को इल्म नहीं था, तो जो उनके वकला थे वो आगे आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब की इजाज़त से हम अदालत को असिस्ट करना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा जी बताएँ। उन्होंने कहा कि जैसे नैब के कवानीन में कहीं भी बेल का या ज़मानत का कंसेप्ट नहीं है, तो जब भी आपने नैब के की जो अरेस्ट होता है या अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट होता है उसके ख़िलाफ़ आप जाते हैं, तो आप 199 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत अप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, जो रिट पिटिशन होती है, जो लाहौर हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में फ़ाइल होती है। तो जैसे ज़मानत का कोई भी शिक ज़मानत की मौजूद नहीं है नैब के कवानीन में, उसके बावजूद उसको बतौर राइट के आप उनको चले जाते हैं रेमेडी लेने के लिए और आप उस रेमेडी को अवेल करते हैं। इसी तरीके से जब जो मुद्दई है इस केस में, इस रेफरेंस में, जो कंप्लेनेंट है जिसकी दरख्वास्त है, और वो दरख्वास्त भी इंक्लूड की गई है रेफरेंस में, और वो एग्रीव्ड भी है और वो ये समझता है कि पब्लिक एट लार्ज के साथ नुकसान हुआ है, वो अवाम को और अवाम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि उसके पास कोई और रेमेडी नहीं थी इसलिए उसने रिट फाइल किया 199 के तहत। और उसका मौक़िफ़ ये है कि मैं इसमें कंप्लेनेंट हूँ और मैं अदालत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे रिट पिटिशन के अंदर मुल्ज़िम को रिलीफ दिए जाते हैं या मुल्ज़िमों की बात सुनी जाती है, तो जो कंप्लेनेंट है, जो इस केस के अंदर दरख्वास्त गुजार है, अगर उसको कोई इशू है या वो ये समझता है कि उसके हकूक़ सलब हो रहे हैं या उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो भी इस रिट पिटिशन के तहत लाहौर हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है। और ये जो रिट फाइल की गई है ये कानूनी है और ये आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत फ़ाइल की गई है। और ये कहना कि इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, इसके बारे में वकला ने कहा अदालत से कि हम समझते हैं कि ये बात ठीक नहीं होगी, इसके पास कानूनी जवाज़ मौजूद है और उस जवाज़ की बुनियाद पर इसने ये पिटीशन फ़ाइल की है। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये पब्लिक एट लार्ज का मसला कैसे है और ये कैसे आप कह सकते हैं कि अवाम उन्नास को इससे इशू है उसका जेल में रहने से। तो जिसका जवाब दिया वकला ने, जो असद करल के वकला थे, उन्होंने कहा कि जब उसने अवाम के टैक्सों के पैसों को और अवाम का हक़ था, अगर एक जगह पर तीन प्लाट मिल सकते हैं किसी एक ब्लॉक में जो हमारा कानून कहता है, या मैक्सिमम 15 आप प्लाट दे सकते हैं, उस मुल्ज़िम को 54 प्लाट दिए गए हैं। 54 प्लाट से मुराद ये है कि अगर वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों ने जो प्लाट ख़रीदने थे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसके मुताबिक अगर 5-5 मरले के प्लाट लेने थे, तो इस तरीके से सैकड़ों लोग वहाँ पर प्लाट ख़रीद सकते थे। जो प्लाट वहाँ पर उनको ख़रीदने ना दिया गया, उनका राइट इन्फ्रिंज किया गया, उनका राइट छीना गया और बाकी अवाम का राइट छीन कर इस आदमी को दिया गया, इस मुल्ज़िम को दिया गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये अवाम उन्नास के साथ ज़्यादती हुई है और अवाम उन्नास के साथ उनके हकूक़ को सलब किया गया है। तो वो मुल्ज़िम जिसने अवाम के हकूक़ को चुराया है या अवाम के हकूक़ के ऊपर डाका डाला है, अगर उस मुल्ज़िम को जेल में रखने की बजाय ये हॉस्पिटल में रखेंगे और उसका कोई मेडिकल नहीं है, किसी अदालत के कहने पर उसका मेडिकल नहीं हुआ और उसके बावजूद वो जेल में है, जेल में रहने के बजाय हॉस्पिटल में है, तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ हमारे पास इख्तियार है कि हम रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट में आकर उसको चैलेंज करें और हम आकर अदालत से ये इस्तदा करें कि मुल्ज़िम को हॉस्पिटल से जेल में ट्रांसफ़र किया जाए। अदालत ने कहा आपकी ये बात तो हमें समझ आती है कि आप चाहते हैं कि मुल्ज़िम को हॉस्पिटल से जेल में ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन अब ये जो आए हैं कि उसकी फ़ैमिली को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए रेफरेंस के अंदर, तो वो हमारे ख़्याल में प्रॉपर फोरम ये नहीं है। वो प्रॉपर फोरम है जो नीचे ट्रायल कोर्ट है। ट्रायल कोर्ट में आप दें दरख्वास्त, जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा या जब रेफरेंस फ़ाइल हो गया तो आप दें और उसमें आप कहें कि इसको अमेंड किया जाए और अदालत ट्रायल कोर्ट कह सकती है तफ्तीशी को कि वो अमेंड करे, तो वो आपका फोरम वहाँ पर बनता है, वो यहाँ पर नहीं बनता। जिस पर वकला ने कहा कि जनाब वो हम दरख्वास्त वहाँ भी दे देंगे, लेकिन हमारी गुजारिश है कि इस रिट पिटीशन में जो हॉस्पिटल से जेल को में ट्रांसफ़र करना है
इसको सुना जाए और इसके ऊपर हमें रिलीफ दिया जाए। और साथ ये कहा गया कि इंटरम रिलीफ के तौर पर मुलजिम को आज ही भिजवाया जाए, मुलजिम को कहा जाए और जेल अथॉरिटीज़ को कहा जाए कि वो मुलजिम को हॉस्पिटल से जेल में ट्रांसफ़र करें और उसके बाद नोटिस भेजे जाएं और अदालत उसका मेडिकल करवाए। बाद में अगर अदालत समझती है कि उसको कोई सीरियस इशू है जिसकी बुनियाद पर उसका इलाज होना चाहिए तो उसका इलाज फिर उन हॉस्पिटल्स में हो जो जेल के हॉस्पिटल्स होते हैं। ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं ये अफोर्ड नहीं हो सकते, और अगर मुलजिम भी अफोर्ड कर रहा है तो वो भी उसने अवाम के पैसे चुराए हैं और जो रिकवरी हमने उनसे करवानी है वो रिकवरी के पैसे हैं जो वो अपने ऊपर लगा रहा है। और इस तरीके से अगर मुलजिम को लग्जरी लाइफ दी जाएगी, इन्वायरमेंट दिया जाएगा, तो वो कभी भी रिकवरी नहीं देगा और जो सज़ाओं का कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, जो हमारा थ्योरीज़ ऑफ पनिशमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। जब मुलजिम को आप परेशान नहीं करेंगे, अगर आप मुलजिम को किसी परेशानी का सामना नहीं होगा तो वो कैसे रिकवरी देगा और वो कैसे कानून के सामने सरेंडर करेगा और कानून के सामने झुकेगा। तो अदालत ने इस मामले के ऊपर नैब को भी और मीर शकील रहमान को भी नोटिस जारी कर दी है। नैब ने इंटरम रिलीफ नहीं दिया, नैब ने नोटिस जारी कर दी हैं 14 सितंबर के लिए मुलजिम को भी और जो नैब है उनको भी। अब आप देख लें आज 29 जुलाई है और 14 सितंबर 1.5 माह का रिलीफ दिया गया है। अभी 1.5 माह तो वो हॉस्पिटल में रहेगा। अब 1.5 माह तक या तो उसकी सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हो जाएगी और वो वैसे बाहर आ जाएगा, या वो 1.5 माह तक रहेगा, उसके बाद उसके वकला आएंगे, फिर वो कुछ उसके अंदर दरख्वास्त दे देंगे, फिर इस तरीके से ये मामला लिंगर ऑन होता रहेगा। लेकिन मैं असद खरल को अप्रिशिएट करूँगा कि और कुछ भी नहीं, जो काम नैब ने करना था वो असद खरल ने किया है और उसने एटलीस्ट, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई मामलात अदालतों में पेंडिंग होते हैं तो कोई थर्ड पर्सन आके दरख्वास्त नहीं दे सकता। जैसे अक्सर आप लोग कहते हैं कि बतौर वकील आप दरख्वास्त दे दें, वो उसको जब आप दरख्वास्त फाइल करते हैं तो वो दरख्वास्त फिक्स ही नहीं होती, वो रजिस्ट्रार ऑफिस से उसको ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि आप एग्रीव्ड नहीं हैं। तो ये क्योंकि कंप्लेनेंट हैं, इसकी दरख्वास्त मौजूद थी, इस वजह से इसकी दरख्वास्त को एडमिट करके नोटिस किए गए हैं। अब देखते हैं कि 14 सितंबर को उसके हवाले से क्या आता है और क्या इस पिटीशन की वजह से जो नैब है वो ख़ुद मुलजिम को, क्योंकि मुलजिम को तो ये रिलीफ तो नहीं दिया हो गया कि उसने कोई स्टे लिया हुआ है कि उसने जेल में हॉस्पिटल में रहना है। नैब के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो अदालत को जवाबदेह होने से पहले मुलजिम को हॉस्पिटल से जेल में ट्रांसफ़र कर दे ताकि वो अगली डेट ऑफ हियरिंग पर अदालत में आकर स्टेटमेंट दे दे और ये रेट ख़त्म हो जाए। अब देखते हैं, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।